रेहान की बातों को सुन शान झट से कहता है, आपको गलतफहमी हुआ है, आप शायद भूल गए होंगे, आपने ही तो मुझे बताया था। शान की बातों को सुन रेहान उसके गर्दन पर अपने हाथ रख कहता है, रेहान सिंह ओबरॉय को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं बच्चे। रेहान से अभी शान को बहुत डर लग रहा था, वही शान के डरे चेहरे को देख रेहान अपने हाथ को उसके गर्दन से हटा उसके शर्ट के बटन पर चल जाता है और जैसे ही पहला बटन खोलता है तो शान झट से कहता है, आप मेरे शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हैं? ये सुन रेहान कहता है, ताकि मैं चेक कर सकूं, कुछ डिवाइस तो नहीं लगा है तुम्हारे बॉडी में जिससे हमारी बातें कहीं और पहुंच रही हो। ऐसा तो नहीं था, पर रेहान के ऐसा करने से शान घबरा बहुत गया था। वही रेहान उसकी शर्ट के एक एक बटन को खोलने लगता है, तभी वहां एक लड़की आ विंडो पर नॉक करती है तो रेहान शान के बटन खोलना बंद कर विंडो की तरफ देखता है। सेक्सी सी लड़की को खड़ा देख वो विंडो नीचे कर अपने कोड आवाज में ही सवाल करता है, क्या चाहिए? ये सुन लड़की रेहान को देखते ही मुस्कुरा कर कहती है, रेहान सर आप, वो मैं अपना कार पार्क नहीं कर पा रही थी क्योंकि आपने कार टेढ़ा लगाया है। वैसे मैं प्रिया, मुझे आपके लिए ही भेजा गया है। ये सुन रेहान का चेहरा सख्त हो जाता है, वही शान कहता है, आपको जाना चाहिए। ये सुन रेहान मुड़ शान की तरफ गुस्से में घूर कर देख चिल्ला कर कहता है, मुझे बकवास करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। इतना कहने के बाद लड़की को कठोरता से देख कहता है, अभी के अभी मेरे नजरों से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस शहर से ही दफा कर दूंगा। ये सुन लड़की के चेहरे पर डर छा जाता है और वो जल्दी से अपने कार के पास जा कार में बैठ कार स्टार्ट कर पीछे करती है और मोड़कर निकल जाती है। वही ये देख शान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, तभी रेहान गुस्से में अपने चेहरे को मोड़ शान की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान देख रेहान का गुस्सा चला जाता है। वही रेहान को अपने तरफ देखता पा शान मुस्कुराना बंद कर देता है, तभी रेहान अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, बहुत खुश हो, लगता है तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। ये सुन शान उसे अपने बड़े बड़े नज़र से देखता है, तभी रेहान कार से बाहर निकल जाता है और कार के दूसरे तरफ जा कार का दरवाजा खोल शान के करीब जाता है तो शान का चेहरा लाल हो जाता है और दिल जोरों से धक धक करने लगता है। तभी रेहान अपने सेडिक्टिव आवाज में ही कहता है, मुझे लड़कों के साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं तुम्हारे इंटरेस्ट को आज फुलफिल जरूर करूंगा, मेरे असिस्टेंट जो हो। इतना कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे कार से बाहर निकाल कार का दरवाजा लॉक कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है तो शान कहता है, आप गलत कर रहे हो, मैं नाना जी को बोल दूंगा। ये सुनने के बाद रेहान उसे अपने करीब कर उसके कंधे पर हाथ रख अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहता है, क्या बोलोगे, तुम मेरे साथ सोए हो और मैं तुम वो किए है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। रेहान की बातों को सुन शान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तभी दोनों अंदर आ जाते हैं और रेहान को लड़के के साथ देख रिसेप्शनिस्ट हैरान थी, पर तभी मैनेजर आ जाता है और वो भी हैरान रहता है, पर फिर चाबी ले रेहान को उसके रूम तक छोड़ता है। वही शान कहता है, आप मुझे रूम क्यों ले जा रहे हैं? वो मैनेजर के सामने बोल रहा था ताकि रेहान उसे जाने दे, तभी रेहान कहता है, मुझे ये बताना होगा। ये शान जब सुना तो चुप हो गया क्योंकि उसे पता था रेहान को किसी के सामने कुछ कहने में कोई शर्म नहीं था। रूम के पास आ जाते हैं और मैनेजर रूम खोल देता है, फिर रेहान शान के साथ रूम के अंदर चला जाता है और रूम का दरवाजा बंद कर देता है तो शान बहुत मासूमियत से कहता है, आप मेरे साथ करने क्या वाले हो? इस सवाल पर रेहान उसके करीब जा उसे अपने करीब कर कहता है, तुम्हारे नीड को फुलफिल बनी सुन एक पल के लिए शान हैरान रहता है, वही रेहान भी एक पल के लिए उसे देखता है, फिर वो अपने मन में कहता है, मैं इसे बनी क्यों बुलाया और मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैं इसे बनी ही बोलता हूँ। रेहान को ख्यालों में खोया देख शान को ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो तो वो धीरे से उसका नाम लेता है, रेहान। अपना नाम सुन अपने ख्यालों से बाहर आ उसे देख कहता है, बहुत जल्दी है तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करने के लिए। इतना कहने के बाद वो उसे बेड पर धकेल देता है तो शान का भी बैलेंस बिगड़ता है और वो बेड पर जा गिर जाता है, तभी रेहान उसके ऊपर जा उसके होंठों के करीब जा कहता है, आज के बाद रेहान सिंह ओबरॉय को तुम बहुत अच्छे से याद रखोगे। इतना कहने के बाद उसके होंठों को अपने होंठों में बसा लेता है और शान के होंठों को किस करते हुए उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और जो किस का एहसास उसे अपने सपने में आई लड़की से होता था वही एहसास उसे अभी हो रहा था। उसे किस करते हुए रेहान भूल गया कि वो बस उसे परेशान करने वाला था, बस उसे किस करने में डूबने लगा। वही शान उसे रोकना चाहता था पर इतने वक्त के बाद वो रेहान के इतने करीब आया था जिस कारण वो उसे अपने आप से दूर कर ही नहीं पा रहा था।
वही रेहान उसके होंठों को किस करते हुए जब उसके टी शर्ट को उठाता है और उसका हाथ जैसे ही उसके जिस्म में फेरता है तो शान अपने सेंस में उसे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगता है, पर तभी रेहान उसे किस करना बंद कर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर कर उसके आंखों में देख अपने कठोर पर सेडिक्टिव आवाज में कहता है, बनी। एक बार रेहान सिंह ओबरॉय कुछ शुरू करता है तो उसे खत्म भी रेहान सिंह ओबरॉय ही करता है। इतना कहने के बाद अपने दूसरे हाथ से उसके टी शर्ट को पूरा ऊपर कर उसके शरीर को देखता है जो बिल्कुल किसी लड़की की तरह था। वो उसके जिस्म को देखते ही वो पूरे तरीके से भूल जाता है कि वो लड़का है और बस उसके सीने के करीब जा उसके सबसे सेंसिटिव हिस्से पर अपने जीभ से लिक करता है तो शान का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो गहरी सांसें भरते हुए कहता है, रेहान क्या कर रहे हो? भूलो मत मैं एक लड़का हूँ और तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन अपने दांतों के बीचों बीच जब उसके सेंसिटिव पार्ट को हल्का दबाता है तो शान का चीख निकल पड़ता है। तभी रेहान उसके सीने से दूर हो शान के आंखों में देखते हुए कहता है, पर तुम बहुत इंटरेस्टेड हो मुझ में, इसलिए मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। शान को पता था रेहान से कुछ ऐसा ही जवाब मिलेगा। वही शान के लाल चेहरे को देख रेहान अपना कंट्रोल खोता जा रहा था तो वो अपने टाई को एक हाथ से अपने गर्दन से निकाल शान के हाथ को अपने टाई से बांधने लगता है। तभी शान कहता है, रेहान रुक जाओ नहीं तो। इतना कहने के बाद वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही रेहान कहता है, रेहान सिंह ओबरॉय को तुम रोक नहीं सकते हो बनी। इतना कहने के बाद वो उसके हाथ को कस के अपने टाई से बांध अपने कोट निकाल अपने शर्ट के बटन को एक एक कर खोल रहा था। वही शान उसे देखने लगता है। तभी रेहान अपने जिस्म से शर्ट को निकाल जमीन की तरफ फेंक शान के नजरों को अपने शरीर पर टिका देख अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, लगता है मुझे देख तुम अपने गर्मी को और देर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये सुन शान का चेहरा लाल हो जाता है और अपने चेहरे को दूसरे तरफ फेर कहता है, आप इतने भी अट्रैक्टिव नहीं हो। शान के झूठ पर रेहान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर से ही उसके जीन्स को खोलने लगता है तो शान झट से उसके तरफ देखता है, पर तब तक रेहान उसके आधे जीन्स को खोल कहता है, कितना झूठ बोलोगे बनी, ये तो मुझे भी अब दिख रहा है तुमसे रहा नहीं जा रहा है। इतना कहने के बाद उसके सेंसिटिव पार्ट को रेहान जब अपने हाथ से टच करता है तो शान की आंखें बंद हो जाती है और सिसकियां बाहर आने लगता है। ये देख रेहान अपने मन में कहता है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था पर मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे लड़के होने से, मुझे बस तुम चाहिए। अपने आप में इतना कहने के बाद रेहान अपने बचे हुए कपड़े निकाल उसके शरीर को किस करने ही वाला होता है। तभी रेहान का फोन बजने लगता है तो रेहान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना कठोरता से कहता है, किसका हिम्मत हो रहा मुझे डिस्टर्ब करने का। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने फोन को बेड पर फेंके हुए पैंट की जेब से फोन निकालता है। स्क्रीन पर ऋतिक का नाम देख इरिटेट हो रेहान कॉल उठा अपने कान से लगा चिल्लाकर कहता है, क्या हुआ? उसके चिल्लाकर सवाल करने से ही ऋतिक समझ सकता था जरूर वो उसका बहुत अच्छा मोमेंट बेकार कर रहा है और ये अच्छा मोमेंट शान के साथ ही होगा, इसलिए रेहान इतना चिढ़ा हुआ है। तभी ऋतिक कहता है, तुझे क्या हुआ है? मैं तो एक अच्छा न्यूज देने के लिए कॉल किया था पर तू है कि मुझ पर चिल्ला रहा है। ये सुन रेहान अपने चिड़चिड़े मूड को ठीक तो कर नहीं सकता था पर शान से दूर हो वो विंडो साइड जा कहता है, कैसा न्यूज? वही शान अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहन अपने धीमे कदमों के साथ जाने लगता है। तभी रेहान पीछे मुड़ शान को जाता देखता है तो जोर से चिल्लाता है, बनी स्टॉप। पर शान उसके आवाज को सुन और तेजी से दौड़कर भागता है। तभी उसे भागता देख उसे वो बार वाली लड़की याद आने लगती है जो बाथरूम में ऐसे ही उसके करीब आने से भाग गई थी। वही ऋतिक कहता है, कौन बनी? इस सवाल पर रेहान गुस्से में कहता है, मेरा बनी जो तुम्हारे कारण भाग गया। इतना कहने के बाद वो बिना न्यूज सुने कॉल कट कर देता है और बाहर जाने को होता है पर उसने कपड़े भी नहीं पहने थे तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है। वही ऋतिक के होंठों पर मुस्कान था पर फिर खुद में कहता है, भागता शान है और गुस्सा हमेशा मुझे झेलना पड़ता है रेहान का। खुद में इतना कहने के बाद अफसोस से अपने सिर को वो हिलाने लगता है और वापस से अपने कामों में लग जाता है क्योंकि अभी रेहान को फिर कॉल करना अपने मौत को दावत देना था उसके लिए। वही दूसरी तरफ बार में गुस्से में कार्तिक बार के अंदर जाता है और 19 साल के हैंडसम से दिखने वाले लड़के के बगल में जा बैठ जाता है और अपने लिए ड्रिंक मंगवा पीने लगता है। तभी उस लड़के का नजर कार्तिक पर जाता है और उसके मासूम चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। फिर वो अपने चेहरे को उसके करीब कर उसकी तरफ देख कहता है, बहुत उदास लग रहे हो आप, क्या किसी ने आपका दिल तोड़ा है? इस सवाल पर कार्तिक ड्रिंक करते हुए उसकी तरफ देख सवाल करता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मेरा दिल जोड़ना चाहते हो? ये सुन वो कहता है, दिल जोड़ नहीं सकता हूँ पर शायद अच्छा फील करवा सकता हूँ आपसे बातें करके। ये सुन कार्तिक जो जल्दी नशा करता नहीं था उसे थोड़े में ही चढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ देखता है और उसे उसमें बार बार शान का चेहरा नजर आने लगता है।
कार्तिक अपने हाथ को आगे कर उसके चेहरे पर हाथ रख देता है तो वो लड़का उसे अपने हैरानी से भरे नज़र से देखने लगता है। वही कार्तिक उसके गालों पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है, तो क्या ये रात मेरे साथ बिताओगे? ये बात सुन वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है वो क्या बोले। तभी कार्तिक अपने हाथ को पीछे कर सामने रखे दोनों के शराब के ग्लास को उठा एक उसके तरफ बढ़ाता है, फिर कहता है, तुम तो नहीं पियोगे ना? फिर एक बार मैं अकेले हो गया। इतना कहने के बाद वो उसके ग्लास को टेबल पर वापस रखने वाला था, पर तभी वो लड़का उसके हाथ से ड्रिंक ले कहता है, मैं अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो उस ड्रिंक को पीने लगता है। वही कार्तिक भी दूसरी तरफ वो ड्रिंक पीते हुए सोच रहा था, साथ तो देना ही होगा। मैं अगर तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ तो मुझे शान के करीब जाने का मौका मिलेगा और मैं उससे भी दोस्ती कर लूँगा, फिर असली खेल शुरू होगा। ये सब सोचते हुए वो ड्रिंक करने लगता है और कार्तिक का ड्रिंक करने में साथ देने लगता है। वही वो लड़का भी ड्रिंक में कुछ खास अच्छा नहीं था, इसीलिए अधिक ड्रिंक करने से उसे भी चढ़ने लगता है। फिर कार्तिक खड़ा हो जाता है और शान समझ उसके हाथ को भी पकड़ खड़ा कर नशे में धुत आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, वो भी अकेले। ये सुन नशे में वो भी कह देता है, मैं भी। फिर दोनों साथ नशे में जाने लगते हैं। तभी कार्तिक के पास बार का मैनेजर आता है और कहता है, सर आप ठीक हो? मैनेजर के सवाल पर उसके सवाल का जवाब न दे वो कहता है, मुझे एक रूम चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने जेब से कार्ड निकाल उसके तरफ बढ़ा देता है तो मैनेजर कार्ड ले अपने बार के स्टाफ को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाता है, फिर उसे कार्ड दे कहता है, सर के लिए वीआईपी रूम रेडी करो। ये सुन वो ओके सर बोल कार्ड ले चला जाता है। वही कार्तिक को सभी जानते थे, इसलिए मैनेजर उसका इतना खातिरदारी कर रहा था। कुछ ही वक्त में स्टाफ चाबी के साथ आ जाता है, फिर कार्ड और चाबी मैनेजर की तरफ बढ़ाता है तो वो दोनों चीज़ ले कार्तिक की तरफ उसका कार्ड बढ़ाता है तो वो उस कार्ड को ले अपने जेब में डाल देता है। फिर मैनेजर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही कार्तिक का आज आधा दिमाग चल रहा था और आधा नशे में धुत था। वो मैनेजर और उस लड़के के साथ बार के वीआईपी रूम के पास आ जाता है। फिर जैसे ही मैनेजर रूम खोलता है तो वो उस लड़के के साथ अंदर आ दरवाजा मैनेजर के मुंह पर बंद कर देता है तो मैनेजर के माथे से पसीना आने लगता है और वो अपने आप में कहता है, अच्छा हुआ दरवाजे के थोड़े बाहर ही था, नहीं तो मेरे प्यारे चेहरे का क्या होता। इतना कहने के बाद वो मैनेजर वहां से चला जाता है। वही कार्तिक उस लड़के को दरवाजे से टिका कहता है, अब सिर्फ मैं और तुम हो। ये सुन वो लड़का उसके सीने पर अपना हाथ रख नशे में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? उसके सवाल पर कार्तिक उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शान। ये सुन वो कहने को था, मैं शान नहीं हूँ, पर कार्तिक इससे पहले ही उसके होंठों को अपने होंठों से टिका प्यार से चूमने लगता है। वही उसके होंठों का स्वाद चखते ही वो भी उसमें खोने लगता है। वही दूसरी तरफ शान अपने बेड पर लेटा रेहान के साथ जो पल आज वो बिताया था उससे याद कर कर के ब्लश किए जा रहा था। साथ ही वो रूम का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, जिस कारण सोनाली रूम के अंदर आ शान को उस पर ध्यान न देता देख और उसका लाल चेहरा और मुस्कान देख सोनाली उसके बगल में बैठ कहती है, बहुत ब्लश कर रहे हो, आखिर ऐसा हुआ क्या है? इस सवाल पर शान जो अपने ख्यालों में खोया था वो झट से उठकर बैठ जाता है और कहता है, कुछ भी तो नहीं। ये सुन सोनाली कहाँ मानने वाली थी, वो उसके पेट पर उंगली घुसाते हुए कहती है, अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलोगे, अब बता भी दो। तभी अगस्त्य आ जाता है और दोनों को मस्ती मजाक करता देख वापस जाने वाला था, पर तभी शान का नज़र अगस्त्य पर पड़ता है और वो कहता है, भैया। तो अगस्त्य रुक जाता है। वही सोनाली पीछे मुड़ अगस्त्य को देखती है और उसके होंठों पर हल्की उदासी छा जाती है। तभी शान का नज़र सोनाली के उदास चेहरे पर जाता है, फिर अगस्त्य पर। दोनों के बीच टेंशन देख शान सिचुएशन को ठीक करने के लिए कहता है, आइए भैया अंदर। ये सुन अगस्त्य कहता है, नहीं तुम दोनों बात करो, मैं बस देख रहा था सोनाली कहाँ है। अपने बात को कहने के बाद वो जाने लगता है। अगस्त्य के जाने के बाद शान सोनाली के हाथ पर अपने हाथ को रख सवाल करता है, क्या हुआ सोनाली, तेरे और भैया के बीच कुछ ठीक नहीं है क्या? इस सवाल पर सोनाली कहती है, पता नहीं शान। इतना कहने के बाद उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। ये देख शान उसके गालों पर हाथ रख उसके आंखों से आंसू पोंछने लगता है और कहता है, क्या हुआ सोनाली, कुछ बताओ भी। ये सुन सोनाली रोते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगस्त्य को मैं अपने करीब नहीं आने दे रही हूँ तो वो मुझसे दूर जाते जा रहे हैं। ये सुन शान कहता है, पागल है क्या तू, कुछ भी हो जाए भैया तुमसे दूर नहीं हो सकते हैं। ये सुन सोनाली कहती है, शान कोई भी बदल सकता है, वैसे भी अगस्त्य को बेबी नहीं चाहिए था। ये सुन शान कहता है, यार सोनाली ऐसा नहीं है, उन्हें चाहिए था पर तेरा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं था इसलिए वो बेबी नहीं करना चाहते थे।
शान के बातों को सुन सोनाली आज दिन में हुआ वो याद करने लगती है और फिर कहती है, शान, मर्द की जरूरत पूरी ना हो तो कोई भी बदल सकता है। इतना कहने के बाद वो खड़ी हो जाने लगती है। तभी शान उसके हाथ को पकड़ कहता है, सोनाली, कुछ रिएक्ट करने से पहले पूरा सच जान लो। इतना कहने के बाद सोनाली के हाथ को वो छोड़ देता है तो सोनाली इस बारे में कुछ न कह बस इतना कह देती है, दिन के लिए नीचे आ जाओ शान। इतना कहने के बाद बस जाने लगती है तो शान सोचने लगता है, आखिर हुआ क्या है दोनों के बीच में। अपने आप में इतना सोचने के बाद वो डिनर के लिए नीचे जाने लगता है। नीचे सभी डिनर के लिए आ गए थे। तभी शान अगस्त्या और सोनाली को देखता है, फिर चेयर पर जा बैठ जाता है। तो सभी के बैठने के बाद सोनाली खाना सर्व करने वाली थी, पर तभी अगस्त्य कहता है, सवेंस है सोनाली। ये सुन सोनाली बैठ जाती है। वही शान दोनों के बीच सब ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है, पर रीजन भी पता होना चाहिए। वो बस दोनों की तरफ देख रहा था। तभी सर्वेंट खाना सर्व कर देता है। खाना सर्व करने के बाद वो साइड में खड़ा हो जाता है। वही सभी फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही वक्त में सभी का खाना खत्म हो जाता है। फिर सभी अपने रूम जाने लगते हैं। तभी शान अगस्त्य और सोनाली को देखता है। दोनों को एक दूसरे से उखड़े उखड़े साथ जाता देख शान अपने मन में कहता है, कुछ तो करना होगा, पर इस बारे में कल सोचता हूँ। वैसे रेहान क्या अब भी उस होटल में होगा? और जैसा सोनाली बोली ऐसा कुछ हो। वैसे भी अभी मैं याद भी नहीं, तो रेहान पर भरोसा करना मुश्किल है, पर मैं पता कैसे करूं? अगर मैं कॉल किया तो मेरे भागने पर रेहान फोन में ही बात करते हुए मेरा जान ले लेगा। खुद में ये सब कहने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य बेड पर बैठा था और अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तभी सोनाली बेड पर जा अपने साइड का लाइट ऑफ कर लेट जाती है। फिर अपनी आंखें बंद कर बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सोने लगती है। तभी अगस्त्य इरिटेट हो उसे देखता है और अपने लैपटॉप को साइड कर अपने बेड से उठ दूसरे तरफ जा लाइट ऑन कर देता है। तो सोनाली अपने आंखों को खोल अगस्त्य की तरफ देखती है। तभी अगस्त्य कहता है, हुआ क्या है तुम्हें? इस सवाल पर सोनाली कहती है, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रहा है, क्या मैं सो भी नहीं सकती हूँ? ये सुन अगस्त्य कहता है, फाइन, सो जाओ। इतना कहने के बाद वो उसकी साइड का लाइट ऑफ कर अपने साइड जा लैपटॉप साइड कर वो भी अपने साइड का लाइट ऑफ कर लेट जाता है। वही सोनाली के आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो दूसरी तरफ मुड़ रोने लगती है। रोते रोते उसकी आंखें लग जाती है, पर अगस्त्य बेचैन था तो वो धीरे से सोनाली का नाम लेता है, पर सोनाली कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तो वो अपने साइड का लाइट ऑन कर उसके तरफ जाता है और हल्की रोशनी में ही उसके चेहरे को देख अपने हाथ को उसके चेहरे पर रखता है। तो सोनाली मुड़ जाती है। तभी उसे भीगा तकिया नजर आता है और उसे देख वो अपने मन में कहता है, ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से तुम मुझसे दूरी बना रही हो? क्या मैंने कोई गलती किया है? पर मुझे पता क्यों नहीं है। खुद में इतना कहने के बाद एक गहरी सांस भरने के बाद वो थोड़ा झुक उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, जो भी रीजन हो मैं उसे दूर करके रहूंगा प्रिंसेस। इतना कहने के बाद वो सोनाली के बगल में बचे थोड़े से जगह पर ही लेट जाता है और उसके कमर पर अपने हाथ को रख अपने आंखों को बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रेहान जो गहरी नींद में सोया था उसे सपना आता है। वो अपने कार में बैठा था। तभी अचानक से कार ब्रेक लगता है और रेहान आगे की तरफ हो जाता है। फिर गुस्से में कबीर से कहता है तो कबीर उसे उस लड़की के कार के सामने आने का बात बताता है। तो रेहान अपने नजरों को ऊपर करता है तो लड़की अपने चेहरे पर अपने हाथ को रखी ही थी। तभी फिर रेहान अपने कार से बाहर निकल उसके पास जा कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? पर वो लड़की वहां से भागने लगती है। तभी रेहान सपना देखते हुए ही चिल्ला पड़ता है, स्टॉप, और उसकी आंखें खुल जाती है। फिर वो उठकर बैठ अपने आगे आए बाल को अपने हाथ से पीछे धकेल खुद में कहता है, कौन है वो लड़की जिसके चेहरे को मैं कभी नहीं देखता हूँ और मैं बिना देखे उसका नाम क्या पूछ रहा था? खुद में ये सब कहने के बाद परेशान हो वो टेबल पर रखे सिगरेट के बॉक्स को उठा, उससे सिगरेट निकाल लाइटर से जला सिगरेट की कस लेने लगता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। रात के वक्त किसी का फोन आता है तो उसे लगता है शायद ये वही विसिल वाला लड़का है। तो वो अपने फोन को उठा स्क्रीन पर नंबर देखता है। ये नंबर उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। वो कॉल उठा लेता है। तभी लड़की का आवाज उसके कानों में पड़ता है, माना मैंने गलती किया है, पर तुम मुझे पूरे तरीके से भूल कैसे सकते हो? लड़की के आवाज को सुन रेहान अपने कठोर आवाज में कहता है, आकांक्षी, जो तुम की हो उसके बाद सजा मैं तुम्हें मौत देना चाहिए था मुझे, पर मैं तुम्हें बख्श दिया क्योंकि तुम रेहान सिंह ओबरॉय का जान बचाई थी। पर इस भ्रम में मत रहना कि रेहान सिंह ओबरॉय तुम्हारा शुक्रमान होगा या तुम्हें याद रखेगा। अपने बात को कहने के बाद रेहान कॉल कट कर देता है। वही आकांक्षी के आंखों से आंसू आने लगता है। तभी उसके पास एक लड़का आ कहता है, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है तुम उसके पीछे अब भी इतनी पागल क्यों हो? इस बात पर आकांक्षी कहती है, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। इस बात पर वो आदमी फीकी सी मुस्कान दे अपने मन में कहता है,
प्यार तो है वो भी तुमसे ही, पर मुझे पता है तुम मेरे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी और शायद ये दोस्ती भी फिर टूट जाए, इसलिए मैं अपने दिल की बात तुम्हें कभी नहीं कहता हूँ। दोस्त ही सही पर तुम्हारे करीब तो हूँ। इतना कहने के बाद वो बस उसे देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रेहान सिगरेट के कस लेते हुए अपने बेड के पास जा बैठ खुद में कहता है, मेरे सपनों में जो लड़की आई थी वो मुझे उस वेट्रेस की तरह क्यों लग रही थी, और जब मैं उसके करीब गया था तो मुझे वो एहसास क्यों हुआ जो थी। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है और सिगरेट को बुझा कहता है, मुझे वापस सोना चाहिए, नहीं तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आते रहेंगे। इतना कहने के बाद वो लेट जाता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बार के वीआईपी रूम में उस लड़के का नींद खुलता है। तभी उसे अपने कान के करीब किसी का गर्म सांस फील होता है तो वो अपनी आंखें खोल अपने चेहरे को मोड़ता है। कार्तिक को देखने के बाद वो झट से उठकर बैठ अपने शरीर में ढके चादर को ऊपर कर अपने आप को देखता है तो उसे रात का पूरा सीन याद आने लगता। फिर वो जल्दी से बेड से उतर अपने कपड़े जमीन से उठा पहनकर अपने धीमे कदमों के साथ निकल जाता है, पर दरवाजा बंद होने की आवाज़ से कार्तिक का नींद खुल जाता है और वो अपने सिर को पकड़ लेता है। हैंगओवर की वजह से उसे अपने सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो वो उठकर बैठ जाता है। तभी अपने आप को देखता है और कल रात जो कुछ हुआ उसे याद करने लगता है, पर उसे उस लड़के के साथ बात और ड्रिंक के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा था। पर अपने हालत को देखो अपने आप में कहता है, क्या मैंने उसके साथ कुछ किया है। इतना कहने के बाद वो अपने सिर को कस के दबाता है। वहीं दूसरी तरफ शान कंपनी जाने के लिए रेडी ना हो नीचे जा सभी के साथ नाश्ता करता है। फिर अगस्त्य जाने वाला था तो शान झट से कहता है, हम आज कहीं पिकनिक पर चले। ये सुन अगस्त्य रुक जाता है। वही अमर जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। तभी सोनाली कहती है, पर दादाजी हम लोगों के अलावा कोई फ्री नहीं होंगे और अचानक से किसी को पिकनिक के लिए बोल नहीं सकते हैं, पता नहीं कोई फ्री होंगे कि नहीं और सिर्फ हम तीनों पिकनिक पर जाकर क्या करेंगे। सोनाली की बातों पर अमर जी एग्री करते हैं। तभी अगस्त्य कहता है, वैसे सभी से पूछने में क्या हर्ज है, अगर सब जाने के लिए रेडी होते हैं तो हम कहीं रिजॉर्ट में चलते हैं या कोई ऐसा प्लेस जहां तुम लोगों को जाने का मन हो। ये सुन सोनाली अगस्त्या की तरफ देखती है पर कुछ कहती नहीं है। तभी शान कहता है, तो ठीक है मैं सबको कॉल करता हूँ, पर रेहान को कौन कॉल करेगा। ये सुन अमर जी कहते हैं, मैं करता हूँ। फिर अगस्त्य और शान सभी को कॉल कर पूछने लगते हैं तो ऋतिक तो ये सुन बहुत एक्साइटेड होता है। वहीं अंश को अगस्त्य आने बोला तो उसे जाना ही था और वो काम तो अगस्त्य की कंपनी में ही करता है। वहीं आयशा को घूमने का बस मौका चाहिए तो वो ना करती नहीं। बाकी ध्रुव को काम था पर ऋतिक ने भी उसे आने का मैसेज कर दिया तो वो ऋतिक की कोई बात को ना माने, ऐसा होता नहीं था। पर अब रेहान बचा था जिसे अमर जी कॉल करते हैं तो रेहान जो कार में अपने आंखों को बंद करके बैठा था और आगे कबीर जिसे शान का मैसेज आया था तो वो मैसेज देख वो रियर व्यू मिरर से रेहान को देखने लगता है और वो कॉल पर नाना जी से क्या कहते हैं वो जानने के लिए उत्सुक रहता है। वही रेहान कॉल उठा कहता है, हाँ नानू। तभी अमर जी कहते हैं, हम सब बाहर जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा, मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रहा हूँ। ये सुन रेहान झट से कहता है, पर नानू इतने टाइम से कंपनी ना जाने की वजह से बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं जाने वाला कहीं। तभी अमर जी इमोशनल से भरी बातें करने लगते हैं, पता नहीं तुम्हारा ये बूढ़ा नानू कब तक जिंदा रहेगा, मैं तो बस मरने से पहले अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहता था पर ये मेरे किस्मत में कहाँ। ये सुन रेहान अपने मन में कहता है, उफ नानू, जब भी मैं इनके बात को नहीं मानता हूँ ये यही करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। अपने आप में इतना कहने के बाद वो कहता है, ओके नानू सेंड करिए लोकेशन और ऐसी फालतू बकवास दोबारा मत करिएगा, बाकी कितने घंटों के लिए जाना है। अमर जी कॉल स्पीकर पर रखे थे, सभी ये सुन खुश होते हैं। तभी अमर जी शान की तरफ देखते हैं तो शान कॉल म्यूट कर कहता है, आज का पूरा दिन और रात भी वही गुजारेंगे। ये सुन म्यूट से हटा अमर जी कहते हैं, आज का पूरा दिन और हम रात वही गुजारेंगे। ये सुन रेहान कहता है, ओके। फिर कॉल कट कर देता है तो रेहान ड्राइवर से कहता है, कार टर्न करो, रात के लिए कपड़ा लेना होगा। तो ड्राइवर कार घुमा लेता है। वही कबीर कहता है, तो मैं आज का सारा मीटिंग्स कैंसिल कर दूं। ये सुन रेहान अपने आईब्रो को उचका कहता है, मेरे बिहाफ में तुम मीटिंग संभाल सकते हो। ये सुन अपने पप्पी आंखों से रेहान की तरफ देख कबीर कहता है, पर बॉस आपके सिक्योरिटी का क्या। ये सुन रेहान उसे देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे सिक्योरिटी का चिंता हो रहा है या तुम्हें वहां जाना है। इस बात पर कबीर क्या रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। शान उसे आने बोला था और साथ ही उसे जाने का भी मन था, उसी बहाने इवान के साथ फोन में बात करने का मौका भी मिल जाता। वैसे भी इन दिनों वो ठीक से क्या बात ही नहीं कर पाया था, बस रात में मैसेज गुड नाइट और सुबह गुड मॉर्निंग जो बस भेजता था। कुछ वक्त बीत जाते हैं अग्निहोत्री मेंशन में।
सभी अपना सामान ले मेंशन से बाहर निकल जाते हैं और एक कार में शान और अमरजीजा बैठ जाते हैं तो दूसरे कार में सोनाली, अगस्त्य और दोनों का प्यारा सा बेबी। अगस्त्य सोनाली की तरफ देखता है, वो बच्चे को गोद में लिए ही सीट बेल्ट लगाने का कोशिश कर रही थी तो अगस्त्य उसके तरफ हो उसके हाथ से सीट बेल्ट ले लगा देता है और उसके आंखों में देख कहता है, अगर कोई बात है तो मुझे तुम बता सकती हो, अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। अगस्त्य की बातों को सुन सोनाली अपने चेहरे को फेर कहती है, कोई बात है ही नहीं तो बताऊं क्या। अगस्त्य को पता था उसके 1000 बार पूछने पर भी सोनाली उसे कुछ नहीं बताएगी तो वो वापस अपने सीट में ठीक से बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वही सोनाली बाहर की तरफ देखते ही अपने मन में कहती है, कैसे बताऊं, अगर ये सच हुआ तो। अपने आप में इतना कहते हुए उसके आंखों में आंसू भर जाता है। वही अगस्त्य कार ड्राइव करते हुए बार बार सोनाली को ही देखे जा रहा था। वही दूसरी कार को जो शान ड्राइव कर रहा था वो और उसके नानू बातें करते हुए इस सफ़र का मजा ले रहे थे। तभी शान का फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को एक हाथ से निकाल स्क्रीन पर कार्तिक नाम देखता है तो वो कॉल उठा ड्राइव करते हुए ही कहता है, हाँ कार्तिक। तभी कार्तिक कहता है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। इस पर शान झट से कह देता है, नहीं कार्तिक, मैं अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ। ये सुन कार्तिक के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो ओके बोल कॉल कट कर देता है तो शान को थोड़ा अजीब लगता है पर फिर अधिक ना सोच वो अपने फ़ोन को रख ड्राइव करने पर फोकस करने लगता है। वही दूसरी तरफ कबीर कार ड्राइव कर रहा था, वही पीछे बैठा रेहान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तो कबीर बार बार रियर व्यू मिरर से देख रहा था तो रेहान ये नोटिस कर अपना काम करते हुए ही अपनी कठोर आवाज में सवाल करता है, तुम मुझे बार बार घूर क्यों रहे हो। रेहान के सवाल पर वो कहता है, सर आपको नहीं लगता है आपको वहां अपने प्यार को मतलब लैपटॉप नहीं ले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद सिल्ली सा मुस्कान देता है। तभी रेहान अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, ले तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं ना। ये सुन बेचारे का मुंह बन जाता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं मेरे बॉस को मुझ पर कब दया आएगा। इतना कहने के बाद वो ड्राइव करने में फोकस करने लगता है। वही दूसरी ओर ऋतिक पहले अपने मेंशन जाता है जहां पहले से ही ध्रुव और अंश मौजूद था तो ऋतिक वहां जा कहता है, चलो अंश। ये सुन पीछे से आती आयशा कहती है, जब हम चारों एक साथ जा रहे हैं तो अलग अलग कार में क्यों जाए, साथ चलते हैं। इस बात पर ऋतिक कहता है, नहीं तुम ध्रुव के साथ जाओ। ये सुन आयशा झट से कहती है, नहीं हम साथ जाएंगे। दोनों बहस करना शुरू कर दिए थे। तभी ध्रुव टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठा पी रहा होता है। तभी आयशा कहती है, भाई खुद तो अंश के साथ आप रोमांस करते हुए जाते हो और ध्रुव आपके डर से मुझे किस भी नहीं करता है। ये सुन ध्रुव के मुंह का पानी बाहर निकल ऋतिक के कपड़े पर जाता है। वही ऋतिक अपनी बहन को घूरता है फिर ध्रुव को उसके बाद कहता है, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही अंश का चेहरा लाल हुआ पड़ा था। तभी ऋतिक के जाते ही ध्रुव आयशा से कहता है, पागल हो, समझ नहीं आता कहाँ क्या बोलना चाहिए। ध्रुव के डांटने पर आयशा गुस्सा हो सोफे पर बैठ जाती है। वही अंश वहां से जाने में ही भलाई समझता है और वहां से वो चला जाता है। उसके जाते ही ध्रुव आयशा के बगल में बैठ कहता है, आयशा मैं तुम्हारे करीब आने से खुद को इस वजह से नहीं रोकता हूँ क्योंकि ऋतिक ने मना किया है, बल्कि मैं तुम्हें उन लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं शादी के बाद तुम्हारे करीब आ कोई भी रिश्ता बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें ऐसा कभी ना लगे कि तुम्हारा कंपैरिजन उन लड़कियों से मैंने किया है। ध्रुव की बातों को सुन आयशा ध्रुव की तरफ देखने लगती है और कहती है, अगर शादी के बाद तुम मेरे करीब आए और तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ तो क्या तुम उन लड़कियों के पास वापस। इतना कहने के बाद वो रुक जाती है। तभी ध्रुव उसके सिर पर हाथ रख कहता है, अगर मुझे अभी भी अपने डिजायर को पूरा करना होता तो मैं अभी भी जा सकता था पर मुझे अब समझ आ गया है प्यार इंपॉर्टेंट होता है और सच बोलूं जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है मेरा डिजायर बस तुम्हारे साथ रहने से पूरा हो जाता है। मुझे अब किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। ये सुन आयशा अपने होंठों का पाउट बना कहती है, पर मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, जल्दी मुझसे शादी करो। तभी ऋतिक और अंश आ जाते हैं और अंश ये सुन लाल हो रहा होता है। वही ऋतिक अपनी बहन से कहता है, पहले बड़ी हो जाओ और अब चलो भी। ये सुन आयशा मुड़ अपने भाई को देख कहती है, कबाब में हड्डी। इतना कहने के बाद वो खड़ी हो अंश के पास जा उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगती है। तभी ऋतिक कहता है, ये तुम हो, जब देखो मेरे और अंश के बीच आ जाती हो। दोनों बहस करते हुए बाहर जाने लगते हैं। वही अंश और ध्रुव सुन रहे होते हैं। वही ध्रुव अपने मन में कहता है, दोनों भाई बहन एक जैसा है। इतना कहने के बाद वो अफसोस से अपने सिर को हिला देता है। चारों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद चारों एक कार में ही निकल जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ बड़े से रिजॉर्ट के वीआईपी रूम के अंदर कियारा बेड पर खामोश बैठी थी। तभी सम्राट बाथरूम से बाहर आ कियारा के पास जा बैठ जाता है और उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखता है तो कियारा उसके हाथ को झटक कहती है, कहाँ है मेरा बेटा। उसके हाथ झटकने से गुस्से में सम्राट उसके बाजू को कसके पकड़ अपने करीब कर उसके सवाल पर कहता है, वो मेरा भी बेटा है तो वो जहाँ है सेफ है, सो यहाँ मेरे साथ हो तो अच्छे से रहो। इतना कहने के बाद उसके हाथ को छोड़ देता है। वही कियारा के आंखों से आंसू आने लगता है। वही कियारा के आंखों से बहते आंसू को देख सम्राट अपने आंखों को बंद कर अपने गुस्से को शांत करने लगता है। फिर अपने आंखों को खोल अपने हाथ आगे बढ़ा उसके चेहरे पर रख उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछ कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। वैसे भी बस मैं 4 दिनों के लिए ही फ्री हूँ, प्लीज ये 4 दिन मेरी बनकर रहो। इस बात पर कियारा कहती है, 4 दिन के लिए भी मैं आपकी बनकर नहीं रह सकती हूँ। ये सुन सम्राट को गुस्सा आने लगता है और वो अपने हाथ को उसके चेहरे से हटा उसे एक थप्पड़ मारने ही वाला होता है, पर अपने हाथ को वो हवा में रोक देता है। वही डर कर कियारा अपने आंखों को कसके बंद कर लेती है। तभी सम्राट अपने हाथ का मुट्ठी बांध अपने हाथ को नीचे कर कहता है, मैं बाहर से आ रहा हूँ, तब तक अपने चेहरे को ठीक करो। अगर मैं वापस आया और तुम्हें रोता हुआ देखा तो भूल जाना तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी वापस मिलेगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही कियारा कहती है, ठीक है, वैसे भी आपके सामने रोकर कोई फायदा नहीं है, आप इंसान नहीं हैवान हो, वैसे क्यों रुके मार देते थप्पड़, आज तक तो रुके नहीं हो, फिर आज क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है आपके रुकने से मैं ये समझूंगी कि आप बदल गए हो और फिर से आपसे बेवकूफ़ों की तरह प्यार करूंगी और एक बार फिर खुद को अपने बच्चे को तकलीफ पहुंचा दूंगी। कियारा की बातों का कोई जवाब न दे, बस सम्राट इतना कहता है, मेरे आने से पहले अपने हालत को ठीक कर लेना, नहीं तो। इससे आगे कुछ न कह मुड़ अपने कठोर नजरों से उसे मुड़ देखता है, फिर वापस अपने चेहरे को मोड़ वहां से जाने लगता है। उसके जाते ही कियारा के आंखों से फिर आंसू आने लगता है, पर वो अपने आप को रोने से रोकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट रिजॉर्ट से बाहर निकल अपने कार के पास जा अपने जेब से सिगरेट के बॉक्स को निकाल सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए अपने अतीत को याद करने लगता है। कैसे कियारा की छोटे छोटे गलती पर वो हाथ छोड़ देता है। वो याद करते हुए उसे कियारा के साथ अपना पहला मुलाकात याद आता है। पास्ट कियारा अपने भाई से और पैसे मांग नहीं सकती थी, इसलिए वो बार में वेट्रेस का काम करने लगती है। तभी बार के वीआईपी रूम में उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए भेजा जाता है और जब वो वहां जाती है तो वीआईपी रूम में सम्राट अकेले बैठा हुआ था। तो कियारा जा ड्रिंक सर्व करती है और जाने को होती है, तभी सम्राट उसकी तरफ देख अपने कठोर आवाज में कहता है, कहाँ जा रही हो? इस सवाल पर कियारा मुड़ वापस से उसे देख सवाल करती है, आपको कुछ और चाहिए क्या सर? लड़की के आवाज को सुन सम्राट अपने नजर को ऊपर कर उसके चेहरे को देखता है, फिर कहता है, नहीं। ये सुन कियारा कहती है, तो मैं जाऊं? ये सुन सम्राट कहता है, देखो इतनी इनोसेंट मत बनो और बताओ तुम्हारा रेट क्या है? इस बात पर कियारा को बहुत गुस्सा आने लगता है, पर वो अपने नजरों को झुकाए ही कहती है, सॉरी सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, बस मैं यहाँ काम करती हूँ और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने को थी, तभी सम्राट कहता है, बार में काम करने वाली हर लड़की बिकाऊ होती है और तुम भी हो। ये सुन कियारा की आंखों में आंसू भर जाता है और वो कुछ न कह भागते हुए जाने लगती है। वही उस मुलाकात के बाद सम्राट को उससे अलग सा अट्रैक्शन हो गया था और वो बार जाता और मैनेजर से बोल उसे भेजने को कहता है और जब भी वो आती गुस्से में ड्रिंक सर्व कर चली जाती। एक दिन तो सम्राट उसके सामने अच्छे खासे अमाउंट का चेक रखा था, पर वो उस चेक को फाड़ देती है और परेशान हो जॉब छोड़ देती है। जब अगली बार आने के बाद सम्राट को ये पता चलता है तो उसका पता लगाता है, तभी उसे पता चलता है कि वो एक कैफे में काम करने लगी है, तो सम्राट वहाँ भी जाने लगता है। पता नहीं क्यों पर कियारा को देखने से सम्राट को बहुत सुकून मिलने लगा था। पर एक दिन सम्राट कैफे में बैठा होता है और कॉफी पीते हुए कियारा को ही देख रहा होता है। तभी कुछ कस्टमर का वो ऑर्डर ले रही होती है, वही वो लोग कियारा को अपनी गंदी नज़र के देख रहे होते हैं। पर कियारा ऑर्डर ले चली जाती पर दोबारा आती है और ऑर्डर रखती है तो एक लड़का उसके बट में हाथ रख देता है, जिससे कियारा घबरा जाती है। वही सम्राट को ये देख बहुत गुस्सा आता है और अपने हाथ में पकड़े कप को अपने हाथ से तोड़ उसके पास जा गर्म गर्म कॉफी जो टेबल पर रखा था उसे ले उस आदमी पर फेंक देता है, जिससे सभी उसकी तरफ देखते हैं। वही वो आदमी चिल्लाने लगता है। वही कियारा घबरा चुकी थी। तभी सम्राट कियारा को अपने कोल्ड आंखों से देख कहता है, जाओ। ये सुनने के बाद भी वहां से वो नहीं जाती है। वही उस लड़के के दोस्त सम्राट को मारने को होते हैं, पर सम्राट सबको 2 मिनट में ही जमीन पर मार कर गिरा देता है। तभी मैनेजर आती है और वो कुछ कहती इससे पहले ही सम्राट एक चेक निकाल उसमें 20 लाख का अमाउंट लिख मैनेजर की तरफ बढ़ा देता है, तो अमाउंट देख उसकी आंखें चमक उठती है।
आगे वो कुछ नहीं कहता है, बस अपना पर्स निकाल अपने पर्स में रखे कैश को निकाल टेबल पर रख कहता है, इन लोगों की हॉस्पिटल एडमिट कर देना। इतना कहने के बाद कियारा के पास जा उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। वही कियारा अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करते हुए कुछ कहने ही वाली थी, पर तभी उसे सम्राट के हाथ में खून दिखता है और खून देख कहती है, आपके हाथ से खून आ रहा है। पर सम्राट कुछ न कह उसे अपने कार के पास ले जा कार का दरवाजा खोल उससे कहता है, अंदर बैठो। ये सुन कियारा कहती है, पर क्यों? इस सवाल पर उसके आंखों में सम्राट देखता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, अब अगर कोई सवाल की तो जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन कियारा जा झट से बैठ जाती है और अपने मन में कहती है, अजीब है, पर मैं बैठ तो गई हूँ, लेकिन ये कुछ मेरे साथ किया तो तब क्या होगा कियारा तेरा। खुद में ये सब कह रही थी, वही सम्राट कार के दूसरे तरफ बैठ कहता है, डोंट वरी, लड़कियों की इजाजत के बिना मैं उसे नहीं छूता हूँ। इतना कहने के बाद वो कार स्टार्ट करने वाला होता है, पर तभी कियारा कहती है, आपका हाथ। ये सुन सम्राट अपने हाथ को देखता है तो कियारा कहती है, क्या कार में फास्टेस्ट बॉक्स है? इस सवाल पर सम्राट कहता है, ड्रॉवर में। ये सुन कियारा ड्रॉवर खोल उससे फास्टेस्ट बॉक्स निकाल लेती है, फिर उसे खोल वो डिटोल निकाल रुई में डाल कहती है, अपना हाथ दो। तो वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, तभी वो उसके हाथ पर डिटोल लगाती और फुकते भी जा रही होती है, फिर जल्दी से बैंडेज कर उसके हाथ को छोड़ सवाल करती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और उन लोगों से मेरे लिए लड़ाई क्यों किए? कियारा के सवाल पर सम्राट कहता है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर तुम सामने होती हो तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ बस कुछ वक्त तुम मेरे साथ रहो। ये सुन कियारा अपने नजरों को उठा सम्राट की तरफ हैरानी से देखती है, वही सम्राट आगे उसके आंखों में देख कहता है, और मुझे पसंद नहीं तुम्हें कोई ऐसे छुए। इस बात पर कियारा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या पूछे या रिएक्ट करे, वो अपने आंखों को इधर उधर मटकाने लगती है। तभी उसके क्यूट चेहरे और मासूमियत को देख सम्राट खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके करीब जा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों को अपने होंठों में बसा प्यार से चूमने लगता है। वही कियारा हैरान रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर सम्राट खुद को आगे कुछ करने से रोक पीछे हो कहता है, तुम बहुत क्यूट लग रही थी इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। इतना कहने के बाद वो कियारा को देखता है जो जम सी गई थी, तभी सम्राट कहता है, तुम जा सकती हो। ये सुन कियारा अपने होश में आती है और जल्दी से कार से बाहर निकल भागते हुए जाने लगती है। पास्ट एंड अतीत को याद करते हुए सिगरेट को जमीन पर गिरा अपने पैर से मसलते हुए खुद में कहता है, मुझे क्यों प्यार हुआ? अपने आप से ये सवाल करने के बाद कसके अपने हाथ कार पर मारता है तो कार पर डेटा जाता है। वही सम्राट गुस्से में कहता है, कायरा तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहने के बाद वो अपने आंखों को बंद कर गहरी सांसें लेने लगता है, तभी एक कार उसके कार के बगल में आ रुकता है और उस कार से कबीर बाहर निकलता है। कबीर का नज़र सम्राट की तरफ जाता है। वो इवान की तरह पूरा नहीं दिखता था। इवान से उसका हाइट अधिक था और उसका शरीर भी बहुत मजबूत था और उसके आंखों का रंग भी अलग था। जब कबीर उसे देखता है तो उसके आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो उसके पास जाने को था, पर तभी रेहान कार का दरवाजा खोल उससे कहता है, क्या कर रहे हो? तो इसका जवाब वो कुछ कहता कि तभी सम्राट का नज़र रेहान के आवाज़ को सुन उस तरफ जाता है और रेहान को देख वो अपने मन में कहता है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है रेहान सिंह ओबरॉय, पर शान मेरे मकसद के बीच आ रहा है और वैसे भी तुम अपना याददाश्त खो चुके हो, तो मेरा टारगेट अब सिर्फ शान है। वही कबीर रेहान को एक्सप्लेन न करने की जगह सम्राट को देख रहा था, तो रेहान उसके नज़र से अपने नज़र को मिलाता है, फिर वो और सम्राट एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कबीर गुस्से में सम्राट के पास जा उसके कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कहाँ है मेरी बहन? वही रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और न ही सम्राट को, क्योंकि कियारा अपने भाई के बारे में अधिक कुछ नहीं बताई थी। तभी सम्राट उसे खुद से दूर कर कठोरता से कहता है, पागल हो गए हो क्या? तभी कबीर उसे एक पंच मारने वाला होता है, पर सम्राट उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी कियारा कहती है, भैया। कियारा के आवाज़ को सुन सम्राट और कबीर दोनों उस तरफ देखते हैं और सम्राट उसके हाथ को छोड़ देता है। वही कबीर कियारा के पास जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी कबीर कहता है, कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी सम्राट कियारा को उससे दूर कर अपने बाहों में भर कहता है, ये मेरी है। वही कियारा कहती है, ये मेरा भाई है। ये सुन सम्राट उसके आंखों में देखता है। तभी कबीर कहता है, तुम्हारी है, तुम उसके लायक भी हो। इतना कह उसे दूर कर देता है। तभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और कबीर उससे कहता है, तुम मेरी बहन को उसकी प्रेगनेंसी की हालत में उसके पेट पर मारे थे और कहते हो ये तुम्हारी है। इतना कहने के बाद वो एक पंच मारता है। वही कियारा हैरान थी इस बात पर कि ये बात उसका भाई कैसे जानता है। वही सम्राट भी उसे मारते हुए
कहता है वो बस एक इंसिडेंट था, पर तुम अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं रखे? ये उन बार मैं काम करती थी जहां उसके साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसे कैफे में काम की थी जहां लड़के उसे परेशान किया करते थे और ये अकेले कैसे अपनी लाइफ बीता रही थी, तुम्हें पता भी है। ये सब सुन कबीर रुक जाता है, उसके रुकते ही सम्राट भी। वही रेहान कुछ बीच में कह नहीं सकता था तो वो बस देखने लगता है। वही कियारा चिल्लाकर कहती है, बस करो आप दोनों। सम्राट, मेरे भाई से आपको ऐसे बात करने का और क्या हुआ था मेरे साथ, इसके लिए मेरे भाई को ब्लेम करने का जरूरत नहीं है। ये मेरा चॉइस था और मैं बिना बताए अपने भाई से दूर जाने का फैसला की थी। जब कियारा उसकी साइड लेने की जगह अपने भाई का साइड लेती है तो सम्राट उसे घूर कर देखता है। वही कियारा अपने भाई से झूठ कह देती है, और भैया मुझे नहीं पता आपको किसने ये सब बताया है, पर ये सच नहीं है। मेरे और सम्राट का बेबी है और मैं खुशी खुशी सम्राट के साथ रह रही हूँ। पता नहीं क्यों पर कियारा के बात पर कबीर को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वहां सभी आ जाते हैं और कार से बाहर निकल शान और सम्राट एक दूसरे को देखते हैं तो शान उससे बात करना चाहता था। बाकी के लोग थोड़ा हैरान थे और कियारा सोनाली को देखती है तो सोनाली उन दोनों को साथ देख उस दिन को याद करने लगती है। वही सभी को सम्राट को देख समझ आ गया था ये इवान नहीं है, क्योंकि इवान के फीचर्स बहुत अलग थे। तभी कियारा कहती है, भैया मैं। तभी सम्राट उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो कबीर उसका नाम लेता है, कियारा। पर सम्राट कियारा से अपने धीमे आवाज में कहता है, शांति से मेरे साथ चलो। तो उसे उसका बात मानना पड़ता है। वही कबीर के चेहरे पर उदासी छा जाता है। तभी रेहान उसके पास जा उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है, वो शायद इतने लोगों के साथ तुमसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं होगी। ये सुन कबीर अपने सिर को हिलाता है। वही शान मौका देख उनके पीछे जा चुका था। तभी शान को ना देख ऋतिक कहता है, शान कहाँ गया? ये सुन सभी घबरा जाते हैं रेहान को छोड़कर। वही कबीर, ऋतिक, ध्रुव, अगस्त्या, सोनाली और नाना जी सब एक दूसरे को देखते हैं। फिर अगस्त्य कहता है, तुम सब अंदर जाओ, मैं शान को ढूंढ आता हूँ। ये सुन रेहान कहता है, वो बच्चा थोड़ी है जिसे ढूंढना पड़े, कॉल करो। ये सुन ऋतिक कहता है, हाँ करता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल करता है पर शान कॉल नहीं उठाता तो ऋतिक बताता है। इस पर रेहान कहता है, वो बच्चा नहीं है जो इतना फिक्र कर रहे हो, आ जाएगा। सभी फिक्र क्यों कर रहे थे, सबको पता था। तभी अगस्त्य कहता, तुम सब अंदर जाओ। इतना कहने के बाद इशारे में ही जाने का कहता है और नॉर्मल बिहेव करने को कहता है। फिर उसे ढूंढने निकल जाता है। वही दूसरी तरफ शान उनके पूछे जाते हुए ही आवाज देता है, सम्राट भैया। ये सुन सम्राट के कदम रुक जाते हैं और वो मुड़ अपने कठोर आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो कियारा से कहता है, रूम जाओ, मैं आता हूँ। ये सुन कियारा को ठीक नहीं लग रहा था पर उसके बाद के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी तो वो चली जाती है। वही उसके जाने के बाद शान उसके पास आ कहता है, जब प्रॉब्लम मुझसे है तो क्यों रेहान का जान लेने की कोशिश कर रहे हो आप? ये सवाल सुन सम्राट कहता है, मैं नहीं कोई और है। मुझे तुम्हारे रेहान का जान ले कुछ हासिल नहीं होगा और जिसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं वो काम नहीं करता हूँ, पर हाँ अच्छा होगा तुम मेरे मकसद के बीच आना बंद करो। ये सुन शान कहता है, आपको प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं सब आपके नाम लिख दूंगा। अब तो मैं आपके बीच नहीं आ रहा ना। ये सुन सम्राट उसके तरफ देख कहता है, प्रॉपर्टी? तुम्हें सच में लगता है मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए? ये सुन शान हैरान था, उसे तो यही लगता था, पर सम्राट आगे कुछ ना कह मुड़ बस जाने लगता है। तभी शान कहता है, फिर क्या चाहिए? पर सम्राट कोई जवाब ना दे वहां से जाने लगता है। तभी अगस्त्य उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और सम्राट को जाते हुए देखता है तो शान के पास आ उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है, शान तुम उससे अकेले कैसे मिलने आ सकते हो? भूलो मत उसके वजह से रेहान। इससे आगे अगस्त्य कुछ भी कहता कि तभी बीच में ही शान कह पड़ता है, नहीं, उन्होंने रेहान को नहीं मारने का कोशिश किया है, ना ही उनको प्रॉपर्टी चाहिए। फिर मैं उनके किस मकसद के बीच आ रहा हूँ? शान का कोई बात अगस्त्य को समझ नहीं आ रहा था। वो शान के कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है, पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? अगस्त्य ये पूछा ही होता है कि तभी अगस्त्य का फोन बजने लगता है तो वो अपने फोन को निकाल देखता है। अपने दादाजी का फोन आता देख अगस्त्य शान से कहता है, शान इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हम लोगों को चलना चाहिए, सब तुम्हारे लिए परेशान है। ये सुन शान कहता है, ओके। फिर अगस्त्य कॉल उठा लेता है और शान मिल गया है और उसके साथ वो आ रहा है। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है और शान के साथ वहां से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ सम्राट रूम के अंदर जाने के बाद रूम का दरवाजा बंद कर कियारा के पास जा उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ खींच कठोरता से कहता है, किसने कहा था तुम्हें बाहर आने के लिए? ये सुन कियारा सम्राट के गुस्से को देख थोड़ा अटकते हुए कहती है, वो आप नहीं आ रहे थे इसलिए मैं बस देखने चली गई।
कियारा की बातों को सुन सम्राट अपने गुस्से को शांत कर उसे अपने गोद में उठा लेता है तो कियारा हल्का घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, आप मुझे गोद क्यों उठाए हो? पर इसका कोई जवाब न दे वो कियारा को बेड पर जा रख उसके बगल में बैठ कहता है, मैं कोई और रिजॉर्ट बुक कर रहा हूँ, तब तक तुम शांति से सो जाओ। इतना कहने के बाद वो उठ जाने को था पर वो सम्राट का हाथ पकड़ कहती है, प्लीज़ मुझे इसी रिजॉर्ट में रहने दो। मैं वादा करती हूँ भैया को कुछ नहीं बताऊंगी और जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मैं भैया के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। कियारा का ये विश सम्राट पूरा नहीं करना चाहता था पर वो उसके लाइफ में सिर्फ उसे तकलीफ ही दिया है, इसलिए वो कियारा के विश को पूरा कर देता है। ओके, पर अपने भाई के सामने मुझे अपना हस्बैंड इंट्रोड्यूस करोगी तुम मुझे, तो मैं तुम्हें उससे बात करने और कुछ वक्त भी साथ बिताने दूंगा। ये सुन कियारा सम्राट के गले से लग मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। कियारा के ऐसे उसके गले लगाने से सम्राट को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो उसके कमर पर हाथ रख उसे अपने से और सटा लेता है तो कियारा अपने होश में आती है और उससे दूर होने लगती है, पर सम्राट अपने वार्म आवाज में धीमे से कहता है, डोंट मूव। ये सुन कियारा शांत हो जाती है। वही सम्राट अपने आंखों को बंद कर खुद में कहता है, वनराज कपाड़िया, तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ खोया है और उस दिन अपनी कियारा को भी खो देता, पर अब कुछ भी हो मैं अपनी कियारा को अपना बनाकर रहूंगा। इतना कहने के बाद वो उसे छोड़ देता है, फिर अपने हाथ को उसके चेहरे पर ले जा अपने हाथ को रख प्यार से अपने हाथ को फेर कहता है, मैं तुमसे। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो अपने हाथ को उसके चेहरे से हटा अपने जेब से अपना फ़ोन निकाल स्क्रीन पर वनराज का नाम देखता है तो वो अपने कठोर नज़र से कियारा को देख कहता है, सो जाओ। कियारा पूरी रात सोई नहीं थी, जिस कारण उसके आंखों में सूजन आने लगे थे। वही सम्राट की कोल्ड वॉइस में सुन वो झट से लेट जाती है। वही सम्राट बालकनी के पास जा कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ डैड। ये सुन वनराज सवाल करता है, कहाँ हो? वनराज के सवाल पर वो साफ झूठ कह देता है, गोवा में। ये सुन वनराज जोर से चिल्लाकर कहता है, झूठ मत बोलो सम्राट, मुझे पता है तुम उस लड़की के साथ हो। अगर उस लड़की के कारण मेरे हाथ से सब कुछ चला गया तो मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात को कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। वही सम्राट अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर खुद में कहता है, अब मैं 5 साल पहले वाला सम्राट नहीं हूँ जिसे तुम्हारे धमकी से फर्क पड़े। अपनी बातों को खुद में कहने के बाद वो अंदर जाता है तो देखता है कियारा गहरी नींद में सो चुकी है तो सम्राट उसके पास जा थोड़ा झुक उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। वही दूसरी तरफ सबका मूड ऑफ था। ये देख शान आयशा के कान में कुछ कहने लगता है। वही रेहान दूर ऋतिक और ध्रुव के साथ बैठा जो बातें दोनों के सुनते हुए ये सब देख रहा था और शान को आयशा के इतने करीब देख उसे गुस्सा आ रहा था। तभी ऋतिक रेहान से कुछ कहता है पर वो कोई जवाब नहीं देता है तो ऋतिक उसके नज़र से अपने नज़र को मिला कहता है, रेहान तुझे मेरी बहन से जलन हो रहा है क्या? ऋतिक के इस बात को सुन रेहान अपने सेंस में आ ऋतिक की तरफ देख कहता है, मुझे तुम्हारी बहन से क्यों जलन होगा, बल्कि तुम्हें अपनी बहन पर ध्यान देना चाहिए। आजकल के लड़के अच्छे नहीं होते हैं, कहीं तुम्हारी बहन के लिए कोई बुरा इंटेंशन ना रखे। ये सुन ऋतिक कहता है, वो इतनी समझदार है और शान उसके लिए बुरा नहीं है, और अगर ये तुम अपने जलन को कवर अप करने के लिए कह रहे हो तो मैं बता दूं मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। ये सुन रेहान ऋतिक की तरफ देखता है और अपने आंखों को रोल कर कहता है, मुझे क्यों जलन होगा? वैसे मैं हैरान हूँ, तुम अपनी बहन के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव हुआ करते थे और आज उसे बॉयफ्रेंड बनाने दे दिए। ये सुन ऋतिक कहता है, हाँ क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अगर उसने मेरी बहन का दिल तोड़ा तो मैं उसके हड्डियों को तोड़ दूंगा। ये सुन रेहान ध्रुव की तरफ हैरानी से देख कहता है, सच में तुम आयशा के बॉयफ्रेंड हो? रेहान को इतना तो पता था उसके और ध्रुव के अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और न ही कभी बनेगा। वही रेहान के रिएक्शन को देख ध्रुव कहता है, हाँ और ऋतिक मैं तुम्हें बहुत बार प्रूव कर चुका हूँ तो हड्डियाँ तोड़ने की बातें मत करो। वही रेहान कहता है, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है ध्रुव, मुझे तो लगता था तुम आयशा को बहन मानते हो। ये सुन ध्रुव अपने चेहरे पर हाथ रख कहता है, वैसे ये सच है रेहान, पहले मैं उसे बस ऋतिक की बहन है तो मेरी भी बहन है यही सोचता था। इतना कहने के बाद वो अपने चेहरे से हाथ हटा कहता है, पर वो मुझे भाई बनने नहीं दी और कहीं ना कहीं ऋतिक का गलती, ये अपनी बहन का केयर करना मुझे देता था। अब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई मैं उसे बच्ची नहीं लड़की की तरह। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी ऋतिक कहता है, अपने शब्दों पर लगाम रखो, मैं यही बैठा हूँ। ये सुन ध्रुव अपने आंखों को रोल कर कहता है, तुम्हारा दिमाग गंदा है, मैं आयशा के लिए कोई गंदे ख्याल अपने मन में नहीं लाया हूँ। इस पर ऋतिक रेहान दोनों उसे देखता है। तभी ध्रुव थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, बस थोड़ा पर प्यार वाला। उसके ऐसे हिचकिचाने से रेहान ऋतिक दोनों हंसने लगते हैं। तभी रेहान का नज़र कबीर पर जाता है तो वो कहता है, मैं कबीर से बात कर आता हूँ।
ये सुन ऋतिक कहता है, उसे यही ले आओ, बातें करेगा तो उसका भी मूड ठीक हो जाएगा। ये सुन रेहान ओके कहता है, फिर कबीर के पास जाने लगता है। कबीर के पास जाने के बाद वो उसके बगल में खड़ा हो कहता है, उदास रहने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है कबीर, और ये तुम्हारी बहन का चॉइस है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सुन कबीर कहता है, पर बॉस मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है। ये सुन रेहान कहता है, तुम भी तो हो, वो भी यही है, मौका देख बात करो, और कुछ भी गड़बड़ लगे तो मैं हूँ, एक बार कहना बस, फिर मैं उस आदमी का जान ले लूंगा। ये सुन कबीर रेहान की तरफ अपने नम आंखों से देख कहता है, क्या बॉस मैं आपको हक कर सकता हूँ। वैसे रेहान को ये सब पसंद नहीं था, पर वो उसे हाँ कह देता है तो कबीर उसके गले से जा लगता है। वही रेहान को पहले अजीब लगा था, पर कबीर उसके कारण कंफर्ट फील कर पा रहा है, ये सोच उसे अच्छा लगता है, और वो कबीर की पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, सब ठीक है, तुम वीक नहीं पड़ सकते हो। तो कबीर उससे दूर हो यस बॉस बोलता है, फिर रेहान उसे अपने साथ चलने को कहता है। ये सभी देख रहे थे तो सभी के होंठों पर मुस्कान छा गया। तभी आयशा कहती है, हम सब यहाँ अलग अलग बैठ बातें करने थोड़ी आए हैं। ये सुन सभी आयशा की तरफ देखने लगते हैं। वही ऋतिक सवाल करता है, तो करना क्या है। ये सुन आयशा झट से कहती है, कोई इंटरेस्टिंग गेम। ये सुख सभी एक दूसरे को देखते हैं। फिर अंश कहता है, पर कौन सा गेम। अंश के सवाल को सुन आयशा कहती है, सोनाली भाभी के पास बहुत अच्छे गेम आइडिया होते हैं, भाभी बताओ। पर सोनाली का ध्यान किसी के बातों पर था ही नहीं, वो तो उदास हो बैठी दूर फोन में बात कर रहे अगस्त्य को ही देखे जा रही थी। तभी शान उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है तो सोनाली अपने होश में आ शान की तरफ देख कहती है, हाँ। तो आयशा मुस्कुराते हुए चिढ़ाने के अंदाज में कहती है, अगस्त्य भैया से थोड़ा ध्यान आप हटाए भी जरा, क्या दिन भर अगस्त्य भैया को आप देखती रहती है। इस बात पर सोनाली को समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे, पर बस वो मुस्कुरा देती है और कहती है, ऐसा नहीं है आयशा, वैसे आप लोग बोल क्या रहे थे। सोनाली के बातों को सुन आयशा झट से कहती है, कोई गेम सजेस्ट करिए ना। ये सुन सोनाली थोड़ा सोचते हुए कहती है, ट्रुथ एंड डियर में कुछ चेंजेस कर खेल सकते हैं। ये सुन आयशा झट से कहती है, ठीक है, अगर जो कोई जवाब नहीं दे पाएगा वो किस करेगा। ये सुनते ही दादाजी खांसने लगते हैं और खड़े हो कहते हैं, मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो जाने लगते हैं। तभी ऋतिक अपनी बहन के पास जा उसके सिर पर मार कहता है, बेवकूफ। तभी रेहान कहता है, जो जवाब नहीं देगा वो ड्रिंक करेगा। इस पर कोई कुछ कहता है। तभी अगस्त्य आ कहता है, ड्रिंक अच्छा आइडिया नहीं है। ये सुन रेहान कहता है, क्यों, तुम्हें कब से ड्रिंक से प्रॉब्लम होने लगा है, क्या शादी के बाद ड्रिंक करने नहीं मिलता है। इतना कहने के बाद वो तो टोंट मारते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था अगस्त्य अग्निहोत्री अपनी पत्नी का गुलाम बन जाएगा। रेहान के टोंट को सुन अगस्त्य कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सोनाली का गुलाम बनने में। इतना कह वो उसके बगल में बैठ जाता है। वही रेहान को लगा नहीं था अगस्त्य ऐसा कुछ बोलेगा। तभी रेहान कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम में इतना चेंजेस आ जाएगा अगस्त्य, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी थी ना, उसका तो तुम कोई बात नहीं सुनते थे। ये सुन सोनाली अगस्त्य की तरफ देखती है। वही ये सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। तभी ध्रुव अपने मन में कहता है, कितने मुश्किल से पहले दोनों भाई एक हुए थे, पर रेहान की ऐसे हरकतों के बाद लगता है अगस्त्य फिर रेहान का दुश्मन बन जाएगा। वही अगस्त्य सोनाली को देख कहता है, सोनाली मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, पर हम दोनों का रिलेशन वैसा नहीं था, लाइक वो मेरे बिजनेस में हेल्पफुल थी तो बस वो प्रपोज की और मैं हाँ बिना कुछ सोचे कह दिया था। इस बात पर सोनाली कुछ कहती कि तभी रेहान कहता है, ये तो बुरा है, तुमने अपनी वाइफ को ये नहीं बताया था। अगस्त्य का मन कर रहा था वो रेहान का जान ले ले। वैसे भी अभी सोनाली और उसके बीच कुछ ठीक नहीं है और रेहान आग में घी डालने का काम कर रहा है। तभी सोनाली कहती है, पास्ट पास्ट होता है, और अगर अगस्त्य ने नहीं बताया है मतलब वो अगस्त्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। सोनाली ये बात कह तो दी, पर उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था और ये बात अगस्त्य भी जानता था। वही रेहान ये सुन अपने फोन को निकाल स्क्रीन पर देखने लगता है। तभी शान कहता है, लगता है अब किसी के पास शब्द नहीं बचा है इतने प्यारे से कपल के बीच आग लगाने के लिए। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। वही रेहान शान की तरफ घूर कर देख कठोरता से कहता है, मैं आग नहीं लगा रहा था। तभी शान कहता है, मैंने आपका नाम लिया। ये सुन रेहान को गुस्सा आने लगता है। तभी शान फिर कहता है, लगता है आपको भी पता है आप आग लगाते हो। ये सुन रेहान खड़ा हो कहता है, इनफ, यही बकवास होना है तो मैं जा रहा हूँ। तभी ऋतिक कहता है, रेहान तुम बच्चे थोड़ी हो जो मुंह फूला कर जा रहे हो, अगर यहाँ से गए तो मैं समझूंगा तुम बच्चे हो। ये सुन रेहान घूर कर ऋतिक को देखता है फिर बैठ जाता है। रेहान अभी सच में किसी बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था।
फिर सभी हंसने के बाद सारे टेबल को अटैच कर दिए। तभी रेहान कहता है, ड्रिंक होगा तभी मैं ये गेम खेलूंगा। ये सुन सोनाली कहती है, वैसे ड्रिंक होना चाहिए। इस पर सभी सोनाली को देखते हैं और अगस्त्य उसके करीब जा कान में कहता है, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना है। ये सुन सोनाली कहती है, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। ये सुन अगस्त्य कहता है, तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? इस पर सोनाली कहती है, गेम में पता चल जाएगा। तो अगस्त्य उसे घूर कर देखता है और शान को ऐसा लग रहा था यहाँ खेल नहीं कोई जंग छिड़ने वाला है और वो गेम बदलने के लिए कहना चाहता था।